यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं हयाती और सौम्या का पार्ट 3 लेके आई हूँ। जिन्होंने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और ये पार्ट 3 भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। और कहानी को शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि सौम्या और हयाती एक साथ ही रात को सो जाते हैं। आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। रात को हयाती बहुत सुकून से सोई थी, साथ में उसके साथ सौम्या भी सोई थी। और सुबह जब हो जाती है तो हयाती को उठाने के लिए उसकी दादी उसके पास आती है। उसकी दादी उसके पास आके कहती है, अरे बेटा उठ जा, देख सूरज सर पे चढ़ चुका है, इतनी धूप भी हो गई आंगन में और तू है कि अभी तक सो रही है। दादी की आवाज़ सुन के हयाती उठती है और वो जब उठती है देखती है कि उसके पास सौम्या तो है ही नहीं। फिर वो उठती है और हाथ मुँह धोती है। हाथ मुँह धोने के बाद हयाती छत की तरफ देखती है, लेकिन छत की तरफ से कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। तो वो छत के ऊपर जाती है, लेकिन छत के ऊपर कोई भी नहीं था, पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। तो हयाती नीचे आती है। नीचे आने के बाद अपनी बुआ से हयाती पूछती है कि बुआ, छत पे जितने भी फौजी थे, सौम्या थी, सब कहाँ चले गए। तो उसकी बुआ कहती, पता नहीं बेटा, 5 बजे के आसपास एक जीप आई थी और उसी में बैठ के सभी चले गए। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हम शाम तक आ जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते, शाम को भी आ सकते हैं, रात को भी आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। ये सुन के हयाती को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुबह उठने के बाद उसको सौम्या का चेहरा देखना होता है। जब तक वो सौम्या का चेहरा नहीं देखती उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और अभी हयाती के गांव में यानी कि गुरदासपुर में ना तो अच्छे से लाइट आ रही थी और ना ही नेटवर्क आ रहा था। अगर फ़ोन में नेटवर्क आता तो वो सौम्या से कैसे भी करके पूछ ही लेती कि वो कहाँ पे है, लेकिन हयाती नहीं पूछ सकती थी। इसीलिए वो खाट पे बैठ जाती है और पूरा दिन ऐसे इंतज़ार करती है। उसकी बुआ उसके पास आके कहती है, अरे बेटा नाश्ता तो कर ले। तो हयाती कहती, नहीं बुआ, आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। तो उसकी बुआ कहती, क्या हो गया तेरे को। तो हयाती कुछ भी नहीं कहती अपनी बुआ को और कमरे में चली जाती है और लेट जाती है। और वो इंतज़ार करने लगती है कि कब सौम्या आए। देखते देखते दोपहर भी हो जाती है। उसकी बुआ उसके पास आती है और हयाती को कहती, बेटा क्या हो गया तेरे को, ना तू नहा रही है ना तू खाना खा रही है। तो हयाती बुआ की बात मान लेती और वो नहाने चली जाती। नहाते वक्त भी उसे सौम्या का एक ख्याल आ रहा था। नहा के आने के बाद वो खाना खाती है अपनी बुआ के साथ बैठ के। खाना खाने के बाद वो फिर से बेड पे लेट जाती है और अब दोपहर से शाम हो जाती है। जब शाम होती है तो वो देखती है कि अभी तक सौम्या नहीं आई और अब रात भी हो जाती है। उसकी बुआ उसके लिए खाना बनाती है और सभी मिल के खाते हैं, लेकिन हयाती का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने का। और जब वो खाट पे जाके लेटती है तो उसके अब मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे थे, क्योंकि रात हो चुकी थी। सौम्या का अभी तक कुछ अता पता था नहीं। और हयाती सोच रही थी, क्या यार, सौम्या गई तो मुझे बता के क्यों नहीं गई। उसे पता है ना कि मैं उसकी कितनी फ़िक्र करती हूँ, वो भी तो मेरी फ़िक्र करती है। फिर उसे पता होगा कि मैं उसकी फ़िक्र करूँगी, लेकिन वो बताई क्यों नहीं मुझे। रात हो चुकी थी लेकिन हयाती को नींद नहीं आ रही थी और हयाती के मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। वो सोच रही थी कि कहीं सौम्या को कुछ हो तो नहीं गया। फिर वो खुद को दिलासा देती, नहीं नहीं उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब रात के 1-2 बज चुके थे और अब आंखों में नींद आ रही थी और सोचते सोचते हयाती को नींद आ जाती है और वो फाइनली सो जाती है। और अब हयाती की आंख लग गई थी, तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बालों में कोई हाथ फेर रहा है। हयाती थोड़ा डर जाती है, वो आंखें खोलती है और जो उसके बालों में हाथ फेर रहा था वो कोई और नहीं, वो सौम्या ही थी। हयाती सौम्या को देख के बहुत खुश होती है, उसे गले लगा लेती है और वो कहती है कि सौम्या तुम कब आई। वो बहुत तेज़ से चिल्ला के बोल रही थी, इसीलिए सौम्या उसके मुंह पे हाथ रख देती है और वो कहती है, चुप हो जाओ, ज़्यादा शोर मत करो, सब जग जाएंगे, तुम कमरे में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। हयाती कहती, हाँ मुझे भी बात करनी है। फिर वो दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे के अंदर जाने के बाद हयाती सौम्या को कस के गले लगा लेती है और कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम्हें पता है मैंने पूरा दिन कैसे काटा। सौम्या कहती है, अरे पास वाले गांव में 2 उग्रवादी पकड़े गए थे, हम उन्हीं को देखने के लिए गए थे और जाना ज़रूरी था और बहुत जल्दबाजी में गई थी मैं, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाई। तो हयाती कहती है, तुम तो जल्दबाजी में चली गई, लेकिन मैंने ये रात कैसे काटी सिर्फ मुझे ही पता है, अब कभी भी मुझे बिना बताए मत जाना। हयाती सौम्या से ये भी कहती है कि तुम यहाँ पे अकेले आई हो, तुम्हारी बाकी के साथी कहाँ है। तो सौम्या कहती है, मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रही थी, इसलिए मैंने उन लोगों से झूठ बोल दिया। मैंने उन लोगों को बोल दिया कि छत पे हमारा सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, कहीं कोई ले ना ले, इसीलिए मैं आ गई। उसकी बात सुन के हयाती खुश हो जाती है, उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आती है और वो कहती, क्या तुमने मेरे लिए झूठ बोला। तो सौम्या कहती, हाँ मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला।
हयाती खुश हो जाती है और वो कहती है वैसे छत पे तो कोई भी सामान नहीं है तुम्हारा, मैं गई थी सुबह देखने के लिए। तो सौम्या हयाती के कमर पे अपना हाथ रखती है और उसे अपने करीब खींच के उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि पागल, मेरा सामान तुम हो, अगर किसी ने तुम्हें चुरा लिया मेरे से तो मैं क्या करूँगी। तो हयाती हंसते हुए कहती है तुम फिक्र मत करो, इस सामान पे तो तुम्हारा मोहर लग गया है, अब इसे कोई नहीं चुरा सकता। और चुराने की बात छोड़ो, इसे अब कोई देख भी नहीं सकता। सौम्या कहती अरे अभी कहाँ मैंने मोहर लगाया तुम पे, मोहर तो अभी लगेगी, इस रात लगेगी। तो हयाती कहती क्या मतलब है तुम्हारा। तो सौम्या कहती अभी बताती हूँ मैं। तो सौम्या जाके कमरे की लाइट बंद कर देती है और बस कमरे में अभी इतना ही उजाला था कि एक दूसरे को देख सके। और सौम्या हयाती के करीब आती है। हयाती तो पहले से ही तैयार थी खुद को सौम्या को सौंपने के लिए। हयाती कोई बच्ची तो थी नहीं, इसीलिए उसे सब समझ आ जाता है कि सौम्या उसके साथ क्या करने वाली है। हयाती उससे प्यार करती थी इसलिए वो भी सौम्या को रोकती नहीं है। सौम्या हयाती के करीब आके पहली बार उसके होठों को चूमती है। दोनों मस्त मगन हो जाते हैं और दोनों मदहोश हो जाते हैं और उस कमरे में जो चटाई बिछी थी उसी पे दोनों लेट जाते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे को काटते हैं भी। और सौम्या हयाती के ऊपर अपना मोहर लगा देती है और हयाती भी सौम्या के ऊपर मोहर लगा देती है। दोनों एक जिस्म दो जान हो चुके थे और दोनों अब एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए हो गए थे, क्योंकि अब दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका था। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही थे, अब दोनों के बीच में जिस्मानी रिश्ता भी बन गया था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने के बाद एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो हल्की हल्की रोशनी सूरज की वो हयाती के चेहरे पे पड़ती है, उसकी आँख खुलती है। तभी जीप की आवाज़ भी सुनाई देती है, उसे पता चल जाता है कि सभी फौजी आ चुके हैं। हयाती तुरंत सौम्या को उठाती है और वो कहती है सौम्या उठो, जल्दी कपड़े पहनो और छत पे जाओ, तुम्हारे साथ ही आ चुके हैं। सौम्या थोड़ा डर जाती है, वो तुरंत कपड़े पहनती है और छत की तरफ जाती है और वो जाते हुए कहती है कि जब तक मैं छत पे ना पहुँचूँ तब तक दरवाज़ा मत खोलना। तो हयाती कहती है ठीक है। सौम्या छत पे जाके बैठ जाती है और इधर हयाती दरवाज़ा खोलती है और वो जब दरवाज़ा खोलती है तो बाकी फौजी कहते हैं अरे इतना टाइम कैसे लग गया। तो हयाती कहती वो मैं नींद में थी ना, इसीलिए नींद में आने में टाइम लग गया। तो उसकी बात सुन के सभी हंसते हैं और सभी फौजी थके हुए थे, सभी थके हुए ही छत के ऊपर चले जाते हैं। और हयाती दरवाज़ा बंद करके जब छत की तरफ देखती है तो उसे सौम्या देखती है और अब ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे। इन 4-5 दिनों में ये सौम्या हयाती की जान बन गई थी। जब नाश्ता करने का समय आता है तो हयाती नाश्ता का प्लेट लेके सामने बैठी थी और वो सौम्या को देख रही थी। तो सौम्या नीचे आ जाती है और हयाती कहती है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं खुद से खा नहीं पा रही हूँ। तो सौम्या कहती है मैं तुम्हें खिलाने के लिए ही तो आई हूँ। तो सौम्या उसे हाथ से तोड़ के उसे खिलाती है, जबकि हयाती के ना हाथ में दर्द हो रहा था ना ही कमर में। और ये बात तो सौम्या को भी बहुत अच्छे से पता था। और वो दोनों जब नाश्ता कर रहे थे तो हयाती उसका हाथ पकड़ती है, सौम्या हाथ छुड़ाती है और वो कहती है अरे तुम्हारी बुआ देख लेगी। तो हयाती कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी देखे। फिर हयाती कहती है अच्छा सौम्या अपने बारे में बताओ ना कि तुम कहाँ पे रहती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो सौम्या उसे अपने बारे में बताती है कि उसकी एक बहन भी है, भाई भी है, उसके मम्मी पापा भी है। और ऐसे ही सौम्या अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें हयाती को बताती है और हयाती भी एक खुली किताब सौम्या के सामने बन जाती है। फिर सौम्या कहती है हयाती तुमने अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे इतना कुछ बता दिया, तो मैं भी तुम्हें एक अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो सुन के शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं ऐसी चीज़ें भी देख चुकी हूँ। हयाती उसे कहती हाँ सौम्या बताओ ना। तो सौम्या कहती नहीं नहीं अभी नहीं, सही वक्त आने दो, जब वो वक्त आ जाएगा तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की वो बात भी बता दूंगी। हयाती कहती है मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। हयाती सौम्या से ये भी कहती है कि सौम्या तुम्हें पता है तुम्हारे बिना एक पल भी काटना मेरे लिए इतना मुश्किल हो चुका है। तो सौम्या हयाती के गालों पे अपना हाथ फेरती है और वो कहती है मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। सौम्या कहती है मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाती हूँ, मैं भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह पाती, इसीलिए तो रात को मैं झूठ बोल के तुम्हारे पास आई थी और अभी देखो अभी मैं कैसे तुम्हारे पास आ गई। तो हयाती कहती है सौम्या क्या हम हमेशा छुप छुप के मिलते रहेंगे ऐसे। तो सौम्या कहती नहीं हम छुप छुप के नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सही वक्त का इंतज़ार करो, जब सही वक्त आएगा तो सबको बता देंगे, तुम अभी से कुछ भी मत सोचो। हयाती कहती ठीक है जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। का मन कर रहा था कि वो हयाती को एक किस कर ले, लेकिन वो नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास में बुआ भी थी और हयाती की मम्मी भी। सौम्या छत पे चली जाती है, फिर हयाती की मम्मी उसके पास आती है और वो कहती है तू अकेले अकेले ही नाश्ता करेगी क्या, सौम्या और उनके साथियों को कौन देगा नाश्ता। तो हयाती कहती है मम्मी मैं दूंगी, जल्दी से बना दो ना मैं जाती हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है बना हुआ है जा तू दे के आ। तो
हयाती तुरंत पराठा उठाती है और साथ में एक्स्ट्रा मक्खन ले लेती है सौम्या के लिए। और हयाती खुशी खुशी छत पे जाती है और वो उसके साथियों को पराठा दे देती है, साथ में जो उसने ज़्यादा मक्खन लिया था वो भी सौम्या के लिए। वो सौम्या के पास जाती है, लेकिन सौम्या के चेहरे पे 12 बजे हुए थे। ये देख के हयाती को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछती है कि क्या हुआ सौम्या, अभी तक तो तुम ठीक थी, अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत जल्दबाजी में हो और तुम कहीं जा रही हो। तो सौम्या कहती हाँ मैं कहीं जा रही हूँ। हयाती कहती कहाँ जा रही हो तुम। तो सौम्या कुछ नहीं बताती। तभी पीछे से उसकी एक साथी आती है और वो कहती अरे हयाती बेटा, सौम्या अपने पति के पास जा रही है क्योंकि सौम्या के पति की तबीयत ठीक नहीं है। पति की बात सुन के हयाती के तो 12 बज जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि सौम्या का कोई पति भी है। और जो उसने मक्खन सौम्या के लिए लेके आई थी वो मक्खन उसके हाथ से छूट जाता है और वो सौम्या को देखने लगती है। तो सौम्या हयाती का हाथ पकड़ती है, उसे छत के एक कोने में लेके जाती है और वो कहती है कि हयाती तुम मुझे धोखेबाज मत समझो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। बस मेरा इंतज़ार करना, मैं अपने पति से मिलके तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। सौम्या एक ही रट लगा रखी थी कि वो धोखेबाज नहीं है, वो बस सच्चाई बताना चाहती है। वो सब कुछ आके बताएगी, वो अभी कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि वो भी जल्दबाजी में। और हयाती को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या बोले। हयाती तो बस सौम्या की बात सुन रही थी और हयाती तो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। सौम्या जल्दी जल्दी अपना सामान उठाती है और वो चली जाती है और छत से हयाती उसे जाता वो देख रही थी और अब हयाती की आंखों में आंसू थे। और हयाती जहाँ पे खड़ी थी उसका मन कर रहा था कि वो इस जगह से बहुत दूर चली जाए भाग के और जाके बहुत चिल्लाए। उसके अंदर बहुत शोर हो रहा था। हयाती को ये जगह जहाँ पे वो थी वो जगह उसे काटने को दौड़ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो जल्दी से कहीं भाग जाए। हयाती नीचे जाती है और अपनी मम्मी को कहती कि मम्मी हम लोग मुंबई कब जाने वाले हैं, हम लोग कब से यहीं पे रुके हैं, क्या हम यहीं पे बसने वाले हैं। तो उसकी मम्मी कहती है अरे बेटा आज ही तेरे पापा का फ़ोन आया था, तेरे पापा आज दोपहर तक आएंगे और हम लोग चले जाएंगे क्योंकि अब आंदोलन थोड़ा कम हो रहा है, इसीलिए रास्ते भी सब खुल चुके हैं तो हम अच्छे से जा सकते हैं। ये सुन के हयाती थोड़ा खुश होती है कि चलो मैं यहाँ से निकल तो सकती हूँ। हयाती और उसकी मम्मी सारा सामान पैक करती है और हयाती एक जगह बैठ जाती है और अपने पापा का आने का इंतज़ार कर रही है। और हयाती एक जगह पे बैठ के सोच रही थी कि आखिर मैंने सौम्या का बिगाड़ा क्या। वो शादीशुदा है, उसका पति है, तो उसने मुझे धोखा क्यों दिया, वो क्यों मेरे साथ खेल रही है। अब वो जो भी है मुझे उसका अब चेहरा देखना ही नहीं है, मुझे उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखना। जल्दी से पापा आ जाए मैं यहाँ से निकलूँ। हयाती खुद से ही बोल रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं सौम्या को माफ़ नहीं करूँगी। वो कितना भी बहाना बनाए, कितने भी झूठ बोले, मैं उसकी बातों पे यकीन नहीं करूँगी। अगर सौम्या शादीशुदा थी तो वो मुझे पहले ही बता देती, मैं बस उसके साथ मज़े कर लेती, दिल तो नहीं लगाती। अब ये दिल, मैं इस दिल से क्या कहूँगी कि मैंने जिससे दिल लगाया है वो धोखेबाज है। मैं अब सौम्या से कभी नहीं मिलूँगी, मिलना तो छोड़ो मैं अब सौम्या का कभी शक्ल भी नहीं देखूँगी। दोपहर हो जाती है और हयाती के पापा आ जाते हैं। हयाती अपने पापा को देख के बहुत खुश होती है और वो अपने पापा से कहती पापा जल्दी चलो यहाँ से। उसके पापा कहते हैं हाँ हाँ लेने ही आया हूँ तुम दोनों को। और फिर सामान उठा के वो अपने पापा के साथ चली जाती है और करीब 1 घंटे सफ़र करने के बाद वो मुंबई पहुँच जाती है। और अपने घर पहुंचने के बाद वो एक सुकून की सांस लेती है, लेकिन अंदर उसके बहुत बेचैनी हो रही थी क्योंकि वो उस जगह से तो भाग चुकी थी, लेकिन जो उसने सौम्या के साथ पल बिताए थे उन पलों को जब वो याद करती है तो बिल्कुल टूट जाती है। और हयाती को जो धोखा मिला वो उस धोखे को सह नहीं पा रही थी, उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। वो जितना सौम्या को भुलाने की कोशिश करती है उसे उतना ही ज़्यादा सौम्या याद आती। हयाती कहती कि क्यों मैं किसी अनजान पे भरोसा कर बैठी, क्यों मैंने किसी को सौंप दिया, क्यों मैंने किसी से दिल लगाया। और अब उसे मुंबई आए 4-5 दिन हो चुके थे और अब वो अंदर से बहुत बेचैन हो रही थी, बेकरार हो रही थी। इसलिए वो अपने बुआ को फ़ोन करती है और फ़ोन करके पूछती है कि बुआ क्या हाल चाल है गांव का। तो उसकी बुआ कहती सही है बेटा, और तू बता। तो कैसे भी करके हयाती उन फ़ौजियों के बारे में पूछती है और कहती है कि बुआ वो जो छत पे फ़ौजी रहते थे वो सब कैसे हैं। तो बुआ कहती हाँ हाँ सब ठीक है, वो लोग भी ठीक है, लेकिन जो तेरी एक दोस्त थी ना, क्या नाम था उसका, सौम्या,
उसका जो पति है ना, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो सौम्या तो चली गई, वो अभी तक आई नहीं। लेकिन मैंने उनके साथियों से पूछा तो उन्होंने बोला कि सौम्या के पति को ठीक होने में थोड़े दिन लगेंगे और जब उसका पति ठीक हो जाएगा तो सौम्या आ जाएगी। ये बात सुन के हयाती की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और फिर जब वो फ़ोन कट करने वाली होती है तभी उसकी बुआ कहती है, अरे बेटा तुझे पता है तेरी दोस्त सौम्या गर्भवती है। ये बात सुन के हयाती को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता। वो दोबारा पूछती है कि बुआ क्या कह रहे हो आप? तो बुआ कहती, अरे मैं अपने आप से थोड़ी ना कह रही हूँ, उनके साथियों ने ही बताया था कि सौम्या तो गर्भवती है। ये बात सुन के हयाती के हाथ से उसका फ़ोन छूट जाता है और वो कमरे में जाके तकिए को कस के पकड़ के बहुत रोती है। वो इतना रोती है कि सारा तकिया ही गीला हो जाता है और हयाती को अपने कानों पे अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि जिससे उसने दिल लगाया, जिसने उसके साथ सब कुछ किया, वो गर्भवती है, ऊपर से शादीशुदा भी। ये सोच सोच के हयाती बस रोती जा रही थी और उसको रोता देख उसकी मम्मी देख लेती है, उसके पास आती, उसे गले लगा लेती और वो कहती तू क्यों रो रही है? हयाती कुछ नहीं कहती। उसकी मम्मी कहती है, अरे लगता है तुझे तेरे दोस्त सौम्या की याद आ रही है। हयाती फिर भी कुछ नहीं कहती। फिर उसकी मम्मी कहती है, अच्छा अगर तुझे अपने दोस्त सौम्या की याद आ रही है ना, तो अगले महीने फिर से गांव जाएंगे तो उससे मिल लियो। हयाती फिर भी कुछ नहीं कहती और वो अपनी मम्मी की गोद में सर रख के सो जाती है। अब उसे मुंबई आए हुए 1 हफ्ते हो चुके थे और ऐसे तैसे कैसे भी करके हयाती खुद को संभालती है और वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चालू कर देती है। और जब भी हयाती पढ़ाई पे ध्यान देती, उसे सौम्या की हंसी की आवाज़ सुनाई देती। जैसे जैसे सौम्या ने उसे छुआ वो सभी महसूस होता उसे और हयाती को ऐसा लगता कि सब कुछ उसके सामने हो रहा है। वो बहुत कोशिश करती है सौम्या को भुलाने की और वो धीरे धीरे अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो रही थी और समय जख्मों पर मरहम की तरह काम करता है। इसीलिए जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे अब हयाती सौम्या की यादों से दूर जा रही थी और अब वक्त बीतता गया, हफ्तों से महीने, महीने से साल और हयाती को अब 1 साल हो चुका था सौम्या को बिना देखे। और अब हयाती बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। उसे सौम्या की याद तो आती लेकिन हयाती खुद को संभाल लेती और अब हयाती का मन भी नहीं करता कि वो सौम्या से मिले या उसको देखे। एक दिन की बात है जब हयाती कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी तभी उसकी मम्मी उसके पास आती और उसकी मम्मी कहती, बेटा तुझे याद है पिछले साल ही तेरे दादाजी गुजर गए थे और हम उनकी 13वीं पे गए थे। तो हयाती कहती, हाँ माँ मुझे याद है, हमारे दादाजी की बरसी आ रही है ना। तो हयाती की माँ कहती, हाँ बेटा तेरे दादाजी की बरसी आ रही और हमें दोबारा गुरदासपुर जाना पड़ेगा दादा की बरसी को मनाने के लिए। हयाती गुरदासपुर का नाम सुन के फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। उसके जो जख्म भर चुके थे वो जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। उसे फिर से वो कमरा, वो छत, वो सीढ़ियाँ, वो चारपाई, वो आंगन, वो चेहरा सब कुछ उसके नज़रों के सामने आ जाता है। उसे सारी जिस यादों को उसने दफन कर दिया था वो सारी यादें बाहर आ जाती है और वो कहती है, माँ गुरदासपुर जाना ज़रूरी है क्या? हम दादाजी की बरसी यहाँ भी तो मना सकते हैं ना। तो उसकी माँ कहती, अरे तू पागल हो गई, ये कैसी बातें कर रही है? तेरे दादाजी चाहते थे कि उनका जो भी हो उनके गांव में हो, तो अपने दादाजी से प्यार नहीं करती जो ऐसा बोल रही है। तो हयाती खुद को संभालते हुए कहती, माफ़ करना माँ, ठीक है हम लोग चलेंगे गाँव, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी है क्या? तो उसकी माँ कहती, तुझे हो क्या गया है? तेरे दादाजी तुझसे बहुत प्यार करते थे और तू भी तो बहुत प्यार करती थी ना। अगर तू नहीं जाएगी दादा की बरसी में तो क्या सोचेंगे दादाजी? तो हयाती हंसते हुए कहती है, माँ मैं तो मजाक कर रही थी, मैं भी तो चलूँगी ना। फिर उसकी मम्मी किचन में चली जाती है काम करने के लिए। उधर हयाती सोचती है कि जिस यादों से मैं भाग रही थी मुझे फिर से उन सब का सामना करना पड़ेगा। और देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उसके दादाजी की बरसी थी और उसको गुरदासपुर जाना पड़ता है। और वो जब जाती है वो देखती है कि गांव में तो कोई आंदोलन नहीं हो रहा, हालत बिल्कुल समान है जैसा एक गांव को होना चाहिए, वो गांव वैसे ही दिख रहा है और गांव का माहौल भी बहुत शांतिपूर्ण है। ये देख के हयाती को थोड़ा सा सुकून मिलता है। वो सोचती है कि चलो जैसे ही दादाजी की बरसी की पूजा ख़त्म होगी मैं वैसे ही वापस आ जाऊँगी। और वो अपने गाँव में जो उसका घर था वहाँ जाती है। वो देखती है कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही है। फिर वो छत की तरफ देखती है, छत बिल्कुल सूना पड़ा था और उसका आंगन, वही चारपाई, वही कमरा और वही धूल मिट्टी भी थी। हयाती देखती है कि गांव में जो उसका घर था उस घर में कुछ भी नहीं बदला, बस बदला है तो वो छत, वो छज्जे, उस छज्जे पे जो थी अब वो नहीं थी।
फिर हयाती और उसके मम्मी पापा कमरे में जाती हैं और जब हयाती कमरे में जाती है तो उसे फिर से वही पुरानी यादें आने लगती है। उसके सामने सब कुछ वो होने लगता है जो उसने और सौम्या ने किया था। हयाती को अंदर से फिर से बेचैनी होने लगती है, वो फिर से डर जाती है। उसकी मम्मी कहती है बेटा साफ़ सफाई करने में तो टाइम लग जाएगा, रात भी हो रही है, एक काम करते हैं सब छत पे ही चटाई बिछा के सो जाएंगे। छत का नाम सुन के हयाती कहती नहीं माँ, मैं छत पे नहीं सोऊंगी, मैं आंगन में सोऊंगी। हयाती आंगन में इसलिए सोना चाहती थी क्योंकि वो छत पे नहीं सोना चाहती थी। उसे पता था अगर वो छत पे सोएगी तो उसे फिर से पुरानी याद आने लगी और उन यादों को वो संभाल नहीं पाएगी। तो उसके मम्मी पापा हयाती की बात मान लेते हैं और हयाती को आंगन में सोने की इजाज़त दे देते हैं। और चारपाई बिछा के हयाती जब चारपाई पे सोई थी तो वो फिर से छत की तरफ देखती है, फिर से उस छज्जे की तरफ देखती है जहाँ पे सौम्या आके खड़ी होती थी। पुराने जख्म तो कब के हरे हो चुके थे, इसलिए हयाती कहती है क्यों सौम्या, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर हयाती कहती है कि मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, क्यों तुमने ऐसा किया, तुमने एक बार मुझे बताया भी नहीं। फिर हयाती कहती है मुझे नहीं पता, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, लेकिन मैं अपने सवालों के जवाब किसके पास ढूंढूं। और ऐसे ही पूछते पूछते अब हयाती के दिल में सौम्या से मिलने की चाहत कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी सौम्या का पता ढूंढे और उसके पास जाए। वो कैसे तैसे करके रात गुजार देती है और हयाती जब उठती है सुबह तो वो कहती है माँ, सौम्या ने मुझे अपने घर का पता दिया था तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो उसकी मम्मी कहती हाँ बेटा जा ना, तुझे मना किया क्या किसी ने। तो हयाती तैयार हो जाती है सौम्या से मिलने के लिए। अंदर उसके गुस्सा भी था, दुख भी था, सब कुछ था। एक टूटे दिल के आशिक के दिल में जो भी होता है सब कुछ अभी हयाती के दिल में था और वो बस यही सोच रही थी कि एक बार सौम्या से मिल लूँ और जो मेरे सवाल हैं उसका जवाब ले लूँ, फिर मैं कभी सौम्या से नहीं मिलूँगी। और हयाती अपनी मम्मी को गले लगाती है और वो चली जाती है सौम्या का पता ढूंढने के लिए। सौम्या ने जो घर बताया था वो उसके पास जाती लेकिन वहाँ सौम्या नहीं थी, इसीलिए हयाती थोड़ा आगे बढ़ती है। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है तो हयाती सोचती है कि सौम्या का ये तो घर नहीं है, एक काम करती हूँ सौम्या के पापा का नाम लेती हूँ, क्या पता बता दे कहाँ पे है सौम्या। तो औरत से हयाती सौम्या के पापा का नाम बोलती है और वो कहती है कि इनकी बेटी कहाँ पे रहती है। तो वो औरत बता देती है सौम्या वो तो आगे ही रहती है। तो हयाती उसे थैंक यू बोलती है और वो आगे बढ़ती है और वो अभी सौम्या के घर के ठीक सामने ही खड़ी थी और वो दरवाजे के पास जाके खड़ी हो जाती है और अभी हयाती के मन में उसके पूरे शरीर में बहुत हलचल होने लगती है। वो कहती है कि अगर दरवाज़ा सौम्या ने खोला उसको देख के पता नहीं मैं क्या करूँगी। हयाती खुद को संभालती है और वो दरवाज़ा खटखटाती है। कुछ देर के बाद दरवाज़ा एक आदमी खोलता है। हयाती को लगता है कि शायद यही सौम्या का पति है तो वो उससे पूछती है कि क्या सौम्या है। तो उसका पति कहता है आप कौन। तो हयाती कहती है मैं मुंबई से आई हूँ, मैं उसकी दोस्त हूँ। तो इससे पहले कि वो आदमी हयाती को कुछ कहता पीछे से एक बूढ़ी औरत आती है और वो कहती कौन आया है। तो हयाती कहती है कि मैं आई हूँ, मैं सौम्या की दोस्त हूँ। और जब वो बूढ़ी औरत आगे बढ़ती है और वो हयाती का चेहरा देखती है तो वो कहती अरे तुम हयाती हो ना। उस बूढ़ी औरत की बात सुन के हयाती को यकीन नहीं होता कि उसको उसका नाम कैसे पता है, आखिर ये बूढ़ी औरत मुझे कैसे जानती है। हयाती तुरंत कमरे के अंदर आ जाती है और उस बूढ़ी औरत के सामने खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि दादी आप दादी हो, नानी हो, कौन हो आप, मुझे कैसे जानती हो। गाइस कौन है वो बूढ़ी औरत जो हयाती को जानती है, जिसने हयाती का चेहरा देखते उसे पहचान लिया कि वो हयाती है, आखिर कैसे, ये बात तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगी। तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही। होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।